जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बेसिकली हम चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम जो है वो पढ़ेंगे। बेसिकली ये प्रॉब्लम कुछ यूँ है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है वो दी हुई हैं और हमने उन्हें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमारा टास्क ये है कि हम उनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें कि हमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो करने पड़े वो कम से कम हो। अब अगर आप सपोज करेंगे आपके पास n मैट्रिसेस हैं तो आपने उन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। अब वो कौन सा ऑप्टिमल ऑर्डर होगा कि जिस ऑर्डर में आप उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो कम से कम आपको करने पड़े। तो ये आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिटेल में देखेंगे और इसको हम जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि किस तरह से हम एक से ज़्यादा मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट ऑर्डर में तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो हमें डिफरेंट कैसे करने पड़ते हैं या डिफरेंट कैसे होते हैं, इसको देखते हैं सबसे पहले और उसके बाद फिर जो है वो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो है वो तीन मैट्रिसेस लेते हैं। ये आपको सामने नज़र आ रही होंगी, तीन मैट्रिसेस दी गई हैं, A1, A2 और A3। अच्छा, तीनों मैट्रिसेस की जो डायमेंशन है वो भी बता दी गई है। दैट इज A1 की 5x4, A2 इज 4x6 एंड A3 इज 6x2। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल जो है वो आप मद्देनज़र रखेंगे, तभी जाके एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है। कि अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम की तादाद जो है वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगी, तो उसी सूरत में दो मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लाई हो सकती है। यहाँ देखें, A1 में 5x4 डायमेंशन बताई गई है, इसका मतलब है इसमें 5 रोज और 4 कॉलम है। जबकि A2 की डायमेंशन 4x6 बताई गई है, इसका मतलब ये है कि इसमें 4 रोज और 6 कॉलम है। तो अगर हम उस रूल को मद्देनजर रखें तो यहाँ पे वो रूल जो है बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है कि पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 4 हेयर दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, विच इज आल्सो 4 हेयर। ठीक है। तो इसके बाद अगर आप तीसरी मैट्रिक्स को देखें तो उसके हवाले से भी उसकी डायमेंशन जो है वो 6x2 है। तो जो अगर आप तरतीब में देखें तो तीनों मैट्रिसेस जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेबल हैं। अब सबसे पहले जो है ये देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्डर्स में इन तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये तीन मैट्रिसेस हैं तो इनको कितने पॉसिबल ऑर्डर्स में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दो, और वो दोनों यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑर्डर ये हो सकता है कि हम A1 को A2 से मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्टेंट आए उसको A3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपको नीचे पैरेंथेसाइजेशन के जरिए नजर भी आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, सेकंड लास्ट बुलेट में। और दूसरा ऑर्डर ये हो सकता है कि पहले हम A2 और A3 को मल्टीप्लाई करें और उनका जो रिजल्टेंट आए उनको फिर हम मल्टीप्लाई करें A1 से। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि फर्ज कर लें हमारे पास पहली मैट्रिक्स है A1, उसके जो डायमेंशन है उसको हम अगर P इंटू क्यू कह रहे हैं, तो दूसरी मैट्रिक्स की अगर डायमेंशन जो है 4 इंटू 6 है तो उसको हम Q इंटू R कह सकते हैं। मैंने दोबारा दोहरा दूं, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है A1, उसकी डायमेंशन को अगर मैं 5/4 ले रहा हूँ तो मैं उसको अगर यूँ कह लूँ कि दैट इज P इंटू क्यू। यहाँ Q जो है वो दोनों सूरतों में कॉमन है, विच इज 4, और A2 की डायमेंशन क्या है? Q इंटू R, Q इज 4 हेयर और R क्या है यहाँ पे? 6। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे हमें करने पड़ेंगे, वो बेसिकली हमारे पास किस तरह से आएंगे? P इंटू क्यू इंटू आर, इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। P की वैल्यू क्या है? 5, Q की वैल्यू क्या है? 4, और R की वैल्यू क्या है? 6। अब आप कहेंगे ये आपने कैसे निकाला? आपने जो पहली दो मैट्रिसेस देखी A1 और A2, उसमें मैंने कहा 5 इंटू 4 को में से जो पहली 5 वैल्यू है उसको मैंने P कहा है, और जो दूसरी वैल्यू है उसको मैंने दैट इज 4 उसको मैंने Q कहा है। इसी तरह A2 की जो पहली वैल्यू है उसको मैंने Q कहा है, और A2 की डायमेंशन की जो दूसरी वैल्यू है दैट इज 6 उसको मैंने R कहा है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें करने पड़ेंगे वो टोटल बनेंगे P इंटू क्यू इंटू आर। ये बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, ये नीचे दिया भी गया होगा। यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो पहला ऑर्डर आ रहा है लास्ट बुलेट में, उसमें हमने क्या किया है कि पहले ऑर्डर के तहत जो है वो मल्टीप्लाई किया है। तो पहले हमने क्या किया? पहली दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, यानी A1 और A2 को। तो उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे पास कितने आ गए? 5 इंटू 4 इंटू 6, फिर आगे प्लस लिखा हुआ है। उसके बाद ऑब्वियसली A1 और A2 को मल्टीप्लाई करने पे
हमारे पास एक जो है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी डायमेंशन होगी P इंटू आर, यानी जो पहली मैट्रिक्स का डायमेंशन की P वैल्यू थी दैट वाज 5 और जो R वैल्यू थी दैट वाज 6, वो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डायमेंशन होगी। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन क्या बनी, 5 इंटू 6। अब आप देखें तो तीसरी मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है, 6 इंटू 2। इसका मतलब है रिजल्टेंट मैट्रिक्स और A3 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं एज पर दैट रूल, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो अब हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स और A3 को मल्टीप्लाई करने पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आइडेंटिफाई करने, तो वो कैसे बनेंगे, वो उसी तरह P इंटू क्यू इंटू आर के फार्मूले से। तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, अब इन दोनों को एवेलुएट करके, यानी 5 इंटू 4 इंटू 6 इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और 5 इंटू 6 इंटू 2 इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और दोनों का जो रिजल्टेंट आए उनको सम कर लें, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आती है, 180। तो इससे क्या मुराद हुआ, इससे मुराद ये हुआ कि अगर हम पहले ऑर्डर में इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तीन मैट्रिसेस को, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने करने पड़ेंगे, 180। अब दूसरा ऑर्डर ट्राई करते हैं कि उस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने पे हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने करने पड़ेंगे। दूसरे ऑर्डर में तरतीब ये दी गई है कि पहले A2 को A3 से मल्टीप्लाई करो। अब A2 की डायमेंशन क्या है, 4 इंटू 6 और A3 की डायमेंशन क्या है, 6 इंटू 2। इसका मतलब है पी क्यू क्या है, P इज 4 हेयर, Q इज 6 हेयर और R इज 2 हेयर। ठीक है, दोबारा से बता दूं, A2 की डायमेंशन क्या है, 4 इंटू 6 विच इज P इंटू Q। ठीक है, जहाँ पे P 4 है और Q जो है वो 6 है। और A3 की डायमेंशन क्या है, Q इंटू R। Q यहाँ पे क्या है, 6 और R क्या है, 2। तो दोनों का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी डायमेंशन होगी P इंटू आर विच इज 4 इंटू 2। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको कितने करने पड़ेंगे, वो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, P इंटू क्यू इंटू आर विच इज 4 इंटू 6 इंटू 2। वो यहाँ पे देखें पहले लिखा हुआ है, फिर प्लस उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई उसका डायमेंशन क्या होगी, P इंटू आर विच इज 4 इंटू 2। और पहली मैट्रिक्स जो कि रह गई है जिसको आपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, उसकी डायमेंशन क्या है, 5 इंटू 4। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या बनी थी, 4 इंटू 2। इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो अब A1 और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उनको मल्टीप्लाई करने पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको कितने करने पड़ेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 2। तो आपके पास जो है, अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम 4 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 2 इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करें और सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सम वैल्यू बनती है दैट इज 88। तो इससे ये नतीजा अखज़ हुआ कि भाई हम दी गई तीन मैट्रिसेस को दो पॉसिबल आर्डर में मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा आर्डर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है बहुत कम करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू पहला आर्डर। अब इसी को ज़हन में लीजिए और इसको ज़रा बड़े सिनारियो में देखिए। फर्ज कर लें आपके पास 1000 मैट्रिसेस हों और आपने उन्हें मल्टीप्लाई करना हो और आपको कहा जाए कि आपने उस आर्डर में मल्टीप्लाई करना है कि जिस आर्डर में आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो कम से कम करने पड़ेंगे। तो आप वो ऑप्टिमल आर्डर किस तरह से निकालेंगे, क्या हर दफ़ा इसी तरह से कैलकुलेशन करके करेंगे, ये तो बड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा। और ब्रूट फोर्स ऑपरेशन मेथड में ये चीज़ जो है वो उसी तरह कम्प्लेक्स होती जाएगी जैसे कि जैसे इनपुट साइज जो है वो बढ़ता जाएगा या नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो है वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो अब इसका आसान मेथड जो है वो डिटरमिन करने के लिए हम डायनामिक बेस्ड टेक्निक जो है वो अप्लाई करते हैं और इस मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले ज़हन में रख लें कि ये रिकर्सिव रूल जो है वो हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना ये अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, जैसे ही हम एग्जाम्पल का आगाज़ करते हैं।
ये नोट डाउन कर लीजिएगा और मज़ीद जितनी भी सब्सिक्वेंट कैलकुलेशन होंगी वो इसी रिकर्सिव रूल की बेस पे ही होंगी। कल स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं बताता चलूँ कि जितनी मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई होंगी या जो मैट्रिसेस आपने मल्टीप्लाई करनी होंगी उनकी तादाद जितनी भी होगी आपने उसी लिहाज से जो है वो उतने बाय उतने का एक ग्रिड बना लेना है या एक मैट्रिक्स बना लेनी है। फर्स्ट कर लें, अगर आपको कहा गया है कि आपने 5 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और उनका ऑप्टिमल ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो ये जिस तरह इस स्लाइड पे एक एनालॉजी दी गई है कि 5 बाय 5 का एक मैट्रिक्स जो है वो बनाया गया है, तो इस तरह से बेसिकली जो है वो आपने मैट्रिक्स बनाना है। अब इसमें देखें, आपने जो एंट्रीज जो है वो फिल आउट करना शुरू करनी है वो डायगनली जो सब पहली डायगनल है उसको आपने सारी एंट्रीज को ज़ीरो कर देना है और उसके बाद जो फर्स्ट सुपर डायगनल है उसको आपने फिल करना है। यानी यहाँ पे आपको M11, M22, M33, M44, M55 नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको ने जो मैट्रिक्स बनानी है वहाँ पे आपने इसके अगेंस्ट वैल्यूज लिख देनी है 0 0 0। और ये अगर आप जो थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड पे मैंने आपको जो रूल दिखाया था उसमें देखें तो जो रिकर्सिव रूल था उसमें बेस वैल्यू क्या थी, बेसिकली M11 या MII जो है, यानी अगर दोनों वैल्यू सेम है तो उस सूरत में आप इंसर्ट कर क्या करेंगे, m की वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे 0। और अगर दोनों सेम नहीं है तो उस सूरत में कैलकुलेशन होगी और वो कैलकुलेशन सेकंड रूल के मुताबिक होगी जो वहाँ पे दिया गया है। जी, तो अब एग्जाम्पल का आगाज़ करते हैं और ये 5 मैट्रिसेस जो है वो दी गई हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, बेसिकली हमने वो ऑप्टिमल ऑर्डर जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि जिस ऑर्डर में अगर हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो कम से कम करने पड़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिसेस कितनी है, 5। तो आपने 5 बाई 5 के दो जो है वो टेबल बना लेने हैं। एक टेबल को हम M टेबल कहेंगे और दूसरे टेबल को हम K टेबल कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लिए चलता हूँ जहाँ पे हमने पहला M टेबल बनाया है। जैसे मैंने आपको वो रिकर्सिव रूल दिखाया था, उस रूल के मुताबिक जहाँ पे रो और कॉलम की का इंडेक्स जो है वो बराबर होगा वहाँ पे हम 0 इंसर्ट कर देंगे। तो अमूमन जो है वो एक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज होती हैं वहाँ रो और कॉलम जो है उसका इंडेक्स बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखें, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, चौथी रो चौथा कॉलम और पांचवी रो पांचवा कॉलम। इन एंट्रीज को आपने जो है 0 कर देना है। अब इसके बाद जो आपने वैल्यूज फिलअप करनी है वो ये डायगोनल वैल्यूज आपने फिलअप कर ली हैं। अब इसके ऊपर जो जितनी भी आपको सुपर डायगोनल्स नजर आ रही हैं ऊपर का आधा हिस्सा आपने फिल आउट करना है, नीचे वाली वैल्यूज आपने फिल आउट नहीं करनी। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये हमारा जो है वो एम टेबल है और डायगोनल एंट्रीज के अगेंस्ट जो है वो आप स्प्लिट जो है वो कोई नहीं लिखेंगे, लेकिन इससे ऊपर जितनी भी सुपर डायगोनल आप फिल आउट करेंगे उनके लिए आपको स्प्लिट भी बताना पड़ेगा। स्प्लिट क्या होता है और किस तरह से हम डिटरमिन करेंगे ये जैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे एग्जाम्पल में तो आपको इंशाल्लाह जो है वो वाज़ह हो जाएगा। अब इसमें देखें, इसके बाद जो हमने डायगोनल के बाद पहली सुपर डायगोनल फिल आउट करनी है उसमें अगर मैं आपको
सात लफ्ज़ों में यूँ बता दूं कि जो लेफ़्ट साइड पे आपको रो के इंडिसेस नज़र आ रहे हैं उनको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है, और ऊपर जो है वो जो कॉलम के इंडिसेस हैं उनको हम जे से रिप्रेजेंट करें, तो जो पहली सुपर डायगोनल का पहला सेल हमने फिल करना है उसका रेफरेंस बनेगा M1, 2, यानी आयत रो जो है दैट इज़ 1 पहली रो, और कॉलम कौन सा है 2, जे की वैल्यू क्या होगी 2, तो Mi, J यहाँ पे क्या बनेगा M1, 2। इसी तरह दूसरा सेल जो हमने सुपर डायगोनल में फिल करना है दैट इज 3, और 2, 3, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो वैल्यू है हमने फिलअप करनी है दैट इज 3, 4। नेक्स्ट जो वैल्यू हमने फिलअप करनी है दैट इज 4, 5। ये सेल जो है वो हमने अब फिल आउट करने हैं, तो उनके लिए पहले हम m की वैल्यू डिटरमिन करते हैं। ये m की वैल्यू डिटरमिन कैसे होगी, बड़ी आसान तरीके से, जो आपको रूल बताया गया था उस रूल में जो पहली कंडीशन थी उसके तहत तो हमने डायगोनल एंट्रीज फिल आउट कर ली। अब जो दूसरा रूल था उसके मुताबिक जो है वो हम बाकी मानदा एंट्रीज जो है वो फिल आउट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और इसको आगे लेके चलते हैं एग्जाम्पल को। जी, तो जैसा कि पिछली स्लाइड पे मैंने बताया कि आपने अब फर्स्ट सुपर डायगोनल जो है वो फिल आउट करनी है, तो उसमें जो पहला सेल हमने फिल आउट करना है दैट इज M1, 2। यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1, और J की वैल्यू क्या है 2, यानी रो का इंडेक्स जो है वो 1 है पहली रो, और कॉलम वहाँ पे इंडेक्स के लिहाज से 2 बनता है। तो अगर हम वो रूल सामने रखें, मद्देनजर रखें, तो उस रूल के मुताबिक हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। Mi, J equals Mi, K plus Mj, Mk plus 1, J plus Pi minus 1 into Pk into Pj। ठीक है, ये वो रूल था जो कि मैंने दोहरा दिया, इसको आप देख लीजिएगा। तो जो वो रूल है उसी के मुताबिक यहाँ पे वैल्यूज आप रिप्लेस करते जाइएगा। आपकी आसानी और आपके रेफरेंस के लिए मैंने वो यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो पहली सेल को आपने फिल आउट करना है उसका रेफरेंस क्या बनता है 1, 2। तो यहाँ पे पहली वैल्यू दैट इज 1 वो है I, यानी रो नंबर या रो का इंडेक्स, और दूसरी वैल्यू जो है वो J यानी कॉलम का इंडेक्स, यानी जो सेल आपने फिल आउट करना है वो रो 1 और कॉलम 2 के क्रॉस पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आगे इसी तरह की वैल्यूज को आपने फिल आउट करना है। अब जी, तो अब हमने Mi, J की बात कर ली। अब में जो इक्वल साइन है उसके राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं और ये जो कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देखें नीचे रूल में, तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है मिनिमम, इससे क्या मुराद है, उसके नीचे लिखा हुआ है K इज बिटवीन I एंड J बट इट कैन बी इक्वल टू I। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि K यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्लिट को। ठीक है, तो इससे अगर इस मिन के नीचे जो आपको कंडीशन नज़र आ रही है इसको आप गौर से मुताला करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि K की वैल्यू I से स्टार्ट होगी, यानी और J से एक पहले तक जाएगी। ठीक है, यानी जो स्प्लिट है वो I से स्टार्ट होगा और J से एक वैल्यू पहले तक जाएगा, J पे नहीं जाएगा एग्जैक्टली। अगर J पे जाता होता तो फिर
जे से पहले जो लेस देन का साइन है उसके नीचे भी इक्वलिटी सिंबल होता है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखें तो m में जो पहली वैल्यू है i की दैट इज 1 और दूसरी वैल्यू जो j की है दैट इज 2। तो यहाँ पे अगर हम स्प्लिट की बात करें तो k जो है अगर i से स्टार्ट हो तो पहला स्प्लिट तो हो गया 1। अब 2 को हम स्प्लिट के तौर पे दूसरे स्प्लिट के तौर पे नहीं ले सकते क्योंकि दैट इज द वैल्यू ऑफ j। तो इसका मतलब है इस केस में जो स्प्लिट होगा वो सिर्फ एक ही होगा और वो वही होगा जो कि i की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक से ज्यादा स्प्लिट ले नहीं सकते। जो पहली सुपर डायगोनल होगी हमेशा उसमें एक ही स्प्लिट होगा। और ये भी मैं बता दूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि वो तरतीब में होगा, यानी पहले सेल के लिए 1, दूसरे सेल के लिए 2, तीसरे सेल के लिए 3 और सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्प्लिट जो है के की वैल्यू जो है वो 1 होगी। तो अब हमें तीनों वेरिएबल की वैल्यूज पता चल गई। आई की वैल्यू भी दैट इज 1, जे की वैल्यू भी दैट इज 2 और के की वैल्यू भी दैट इज आल्सो 1। तो अब हम बड़ी आसानी से जो है वो इस इक्वेशन के मुताबिक जो है वो इसकी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। हाँ, अब ये मिन से क्या मुराद है? मिन से मुराद ये है कि अगर एक से ज्यादा स्प्लिट एग्जिस्ट करते होंगे तो जिस स्प्लिट के अगेंस्ट ये पर्टिकुलर वैल्यू कम आएगी आप उसको मेंटेन रखेंगे और बाकी वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो होपफुली ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। अब हम रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रूल कहता है कि एम आई कामा के, तो आई की वैल्यू क्या है 1 और के की वैल्यू क्या है वो भी 1। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है M1 कामा 1, फिर प्लस डाला हमने उस रूल के मुताबिक। उसके बाद फिर कहता है रूल एम के प्लस 1, तो के की वैल्यू क्या है 1, तो के प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 2 कामा आगे जे की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो वो हमने 2 लिख दी। तो पहली वैल्यू तरतीब से अब हम देखें तो M11 प्लस M22 बन गया, प्लस अब उससे आगे जो है ये P की 3 वैल्यूज जो है वो डिटरमिन करनी है। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे देखें तो आपके सामने जो रूल है उसमें लिखा हो PI-1। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ I क्या था 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 या नॉट। ठीक है। उसके बाद के की वैल्यू क्या थी 1, पी 1 हो गया और जे की वैल्यू क्या थी 2, तो P2 हो गया। तो यहाँ पे हमने P0, P1 और P2 लिख दिया। अब इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे M1 का 1, यहाँ पे हमने डायगोनल एंट्री में क्या फिल किया था 0, जी हाँ। M2 का 2, यहाँ पे हमने डायगोनल एंट्री में क्या फिल किया था, जी हाँ बिल्कुल 0। उसके बाद अब P0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, P1 की वैल्यू कैसे निकलेगी और P2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको समझाने के लिए भी देखें तो मैंने रूल के नीचे आपको वो गिवन मैट्रिसेस और उनकी डायमेंशन जो है वो एक दफ़ा फिर जो है सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखिए। ये बार बार आपको लिखनी नहीं पड़ेगी और रूल भी आपने एक ही दफ़ा ज़हन में रखना है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने नीचे इधर लिख दिया। तो यहाँ पे जो पहली एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो पहली वैल्यू होगी डायमेंशन की उसको आप पी नॉट कहेंगे। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू होगी उसको आप P1 कहेंगे। अब आप देखें तो 5 क्रॉस 4 है और दूसरी मैट्रिक्स का 4 क्रॉस 6 है। तो ये नहीं हो जाएगा कि पहला 4 जो है वो P1 हो गया तो दूसरा 4 P2 हो जाएगा। नहीं, दोनों सेम वैल्यूज है तो वो P1 ही कंसिडर होगा। उसके बाद P2 क्या होगा 6, P3 क्या होगा 2, P4 क्या होगा 7, P5 क्या होगा 3। ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया। जी, तो जो बात मैंने अब आपको समझाई उसके मुताबिक P0 की वैल्यू क्या लिखेंगे 5, P1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 और P2 की वैल्यू क्या लिखेंगे 6। तो हमारे पास क्या आया 0 प्लस 0 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 6। ये हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ गया 120।
ठीक है, तो वो जो पहला सेल है डायगोनल में, पहली सुपर डायगोनल में, उधर आप 120 लिखेंगे और एक और टेबल इसी तरह का बनाएंगे जिसमें आप स्प्लिट की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो क्या थी 1। तो वहाँ पे स्प्लिट टेबल में आपने इसी सेल में, बिल्कुल इसी सेल में के की वैल्यू जो है वो 1 लिखनी है। अब स्लाइड नंबर 9 पे अगर आप देखें इससे आगे जाके, तो पहली सुपर डायगोनल पूरी फिल कर दी गई है और वहाँ पे आपको सारी वैल्यूज इसी तरह कैलकुलेट करके लिखी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें पहली वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी 120 जो अभी हमने कैलकुलेट की है। और अगर आप इसके स्प्लिट टेबल की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखना चाहते हैं कि वो कहाँ लिखी है, तो वो स्लाइड नंबर 20 पे जाएं। वहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि वहाँ स्लाइड नंबर 20 पे जो टेबल है उसमें पहली जो डायगोनल है उसके ऊपर जो 1 लिखा हुआ है 120 की जगह। ठीक है, वहाँ 120 नहीं लिखा हुआ बल्कि 1 लिखा हुआ है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्प्लिट टेबल है, यानी 120 वैल्यू के स्प्लिट के अगेंस्ट आई 1 के अगेंस्ट। जी, तो पहली सुपर डायगोनल की पहले सेल की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज 120। अब दूसरे सेल की वैल्यू मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। तीसरे और चौथे सेल की वैल्यू होपफुली आप खुद निकाल लेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे उसकी कैलकुलेशन दी भी हुई है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देखें दूसरे सेल में जो रेफरेंस बनता है, रो 2 बनती है और कॉलम 3। तो आई की वैल्यू क्या होगी 2 और कॉलम की वैल्यू क्या होगी, यानी जे की वैल्यू क्या हो गई 3। तो M2 कामा 3, तो रूल के मुताबिक यानी आई कामा जे क्या है 2 कामा 3। अब यहाँ पे रूल को देखें तो एम आई कामा के है। मैंने बताया था कि पहली डायगोनल में जो पहली सुपर डायगोनल है उसमें जो स्प्लिट होता है वह तरतीब से होता है। अब स्प्लिट आई से शुरू होगा तो आई की वैल्यू क्या है 2 और 3 से पहले उसने खत्म होना है, तो 3 से पहले तो एक ही वैल्यू है दैट इज 2। इसका मतलब है इस सूरत में सिर्फ एक ही स्प्लिट होगा दैट इज 2। तो यहाँ पे स्प्लिट यानी के की वैल्यू क्या होगी 2। तो आई की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3। इसको मद्देनजर रखते हुए इन तीन वैल्यूज को आपने ये सारा रूल अप्लाई कर देना है। एम आई कामा के, तो ये बन जाएगा M2 कामा 2, यानी आई की वैल्यू भी 2 और के की वैल्यू भी 2 प्लस M3 कामा 3। ये कैसे बना, यानी एम के प्लस 1, के की वैल्यू क्या थी 2, तो उसमें एक ऐड किया तो कितना बन गया 3 कामा 3। 3 जो है वो जे की वैल्यू है दूसरी। उसके बाद प्लस P1 इंटू P2 इंटू P3। ये कैसे बना, आपके पास तो Pi माइनस 1 था, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1 कितना बना 1, तो पहली वैल्यू बनी P1। उसके बाद के स्प्लिट की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पे P2 बनी दूसरी वैल्यू और J की वैल्यू क्या थी 3, तो यहाँ पे P3 बनी तीसरी वैल्यू। तो इस तरह से M22 की वैल्यू 0 थी, हमने 0 इंसर्ट की। M33 की वैल्यू 0 थी, 0 इंसर्ट की। P1 की वैल्यू अगर नीचे देखें डायमेंशन में तो P1 की वैल्यू कितनी बनती है 4, P2 की वैल्यू क्या बनती है 6 और P3 की वैल्यू क्या बनती है 2। तो ये दोनों तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आया 48। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्लाइड नंबर 9 पे जाके देख लीजिए, तो हमने जो दूसरी वैल्यू पहली सुपर डायग्राम में डाली है 128 के नीचे दैट इज 48। और स्लाइड नंबर 20 पे जाके देखिए, तो स्प्लिट टेबल में इसी सेल के अगेंस्ट जो है वो वैल्यू डली होगी 2, क्योंकि अब स्प्लिट डला था 2 के ऊपर। तो ये पहली सुपर डायगोनल हो गई। उसकी सारी कैलकुलेशन अब आप स्लाइड नंबर 8 के ऊपर बाकी अंदर दो वैल्यूज की कैलकुलेशन लिखी हुई है, उसको देख के होपफुली आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये वैल्यू कैसे डिराइव की गई है। तो ये देखें पहली सुपर डायगोनल की बाकी दो वैल्यूज कैसे डिटरमिन की गई हैं। M3,4 के अगेंस्ट 84 आया और M4,5 के अगेंस्ट 42 आया। इन दोनों के अगेंस्ट जो स्प्लिट थे वो बिलतरतीब 3 और 4 आए। तो ये देखें आपके सामने पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है वो नज़र आ रही है, जिसमें पहली सुपर डायगोनल फिल आउट की गई है उसी की 40 वैल्यूज। पहली दो वैल्यूज तो मैंने आपको बाकायदा एक एक
लिटरल कैलकुलेट करके दिखाया और कैसे 120 और 48 आया वो भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के अगेंस्ट जो स्प्लिट आया था वो बिलतरतीब 1 और 2 था। मैंने कहा था पहली सुपर डायगोनल में जो स्प्लिट है वो तरतीब से आता है, तो पहली वैल्यू के अगेंस्ट जो स्प्लिट आया वो 1, दूसरी वैल्यू 48 के अगेंस्ट जो स्प्लिट आया वो 2 और तीसरी वैल्यू 84 के अगेंस्ट जो स्प्लिट आया वो 3 और चौथी वैल्यू 42 के अगेंस्ट जो स्प्लिट आया वो 4। ठीक है, अब इससे ऊपर की जो डायगोनल है जिसमें हमने 3 एंट्रीज फिल करनी है, ठीक है, M1 कामा 3, M2 कामा 4 और M3 कामा 5, उनमें बेसिकली एक से ज़्यादा स्प्लिट बनेंगे। तो आपने उस स्प्लिट की वैल्यू वहाँ पे लिखनी होगी सेल के अंदर जो मिनिमम होगी, और फिर उसी से रिलेटेड जो स्प्लिट होगा वो स्प्लिट टेबल जो कि स्लाइड नंबर 20 पे दिया हुआ है वहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे आपको सेकंड सुपर डायगोनल की जो पहली वैल्यू है, जो पहली एंट्री है दैट इज M1 कामा 3, ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से दो स्प्लिट जो है वो अकर करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब है एक स्प्लिट तो होगा 1 और दूसरा स्प्लिट कौन सा होगा 2। तो सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्प्लिट 1 के लिए और उसके बाद सेम जो सेल की वैल्यू है वो हम स्प्लिट 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक ही वैल्यू वहाँ पे 2 लेंगे और दोनों के अगेंस्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे जो मिनिमम आएगी, यानी स्प्लिट 1 के अगेंस्ट या यानी के 1 के अगेंस्ट या के 2 के अगेंस्ट, वो हम जो है वो मतलब का सेल में जाके फिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले के की वैल्यू 1 यानी स्प्लिट 1 के अगेंस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, यानी हमारे पास तीन वेरिएबल की वैल्यूज यहाँ पे तीन नशीन कर लें। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है और के की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है M1 का 1, इट मीन्स पहले अब 1 की वैल्यू जो है वो आई को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी 1 की वैल्यू जो है वो के यानी स्प्लिट को रिप्रेजेंट कर रही है, प्लस M2 का 3, इसका मतलब है के प्लस 1 यानी कि 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया और जे की वैल्यू क्या है 3, प्लस पी नॉट इंटू P1 P3। पी नॉट कैसे है, आई की वैल्यू 1 है, आई माइनस 1 कितना हो जाएगा पी नॉट, के की वैल्यू क्या है 1 तो P1 डॉट और जे की वैल्यू क्या है 3 तो पी जे जो है वो P3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मुतलका वैल्यूज इंसर्ट करने पे यहाँ पे देखिए M1 के अगेंस्ट हमने 0 डाला, M2 का 3 के अगेंस्ट जो भी पिछली स्टेप पे हमारे पास वैल्यू आई थी, इस सेल में जो भी वैल्यू पड़ी है एम टेबल की, वो आप इंसर्ट करेंगे, दैट इज 48 जो कि 128 के नीचे निकली थी। ठीक है, उसके बाद पी नॉट की वैल्यू दैट इज 5, P1 की वैल्यू दैट इज 4 और P3 की वैल्यू दैट इज 2। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसे निकालनी है। तो ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास और सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 88। ये तो थी वैल्यू स्प्लिट के 1 के अगेंस्ट। अब स्प्लिट के 2 के अगेंस्ट यही सेम m की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें फर्क यहाँ पे नजर आएगा, वो के की वैल्यू में है, ऊपर देखे तो के की वैल्यू 1 डाली थी, नीचे जा देखे तो 1 कामा 3 इक्वल टू M1 कामा 2 नजर आ रहा है आपको। ये 2 जो है वो बेसिकली स्प्लिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद प्लस के प्लस 1, एम के प्लस 1 क्या बनेगा, तो के 2 है तो प्लस 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3, M3 कामा 3 प्लस पी नॉट इंटू P2 इंटू P3। तो यहाँ पे अब M1 कामा 2 में क्या वैल्यू थी, अगर आप एम टेबल में जाके देखें तो वहाँ पे वैल्यू थी 120 जो कि हमने पिछले स्टेप पे कैलकुलेट की थी, प्लस M3 कामा 3 वहाँ ऑब्वियसली 0 पड़ा हुआ है एम टेबल में। ये जो एंट्रीज हैं ये आपने एम टेबल से ही पढ़नी। उसके बाद पी नॉट 5, P2 6 और P3 जो है वो 2। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो 180। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम स्प्लिट 1 के अगेंस्ट एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आती है 88, और स्प्लिट 2 के अगेंस्ट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आती है 180। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगी, मिनिमम कौन सी है, ऑब्वियसली 88। तो हम जो एम टेबल है उसमें बेसिकली जो पहली वैल्यू है सेकंड सुपर डायगोनल की वो लिखेंगे 88 और
स्लाइड 20 पे जो स्प्लिट टेबल है उसमें इस सेल के अगेंस्ट हम जो स्प्लिट लिखेंगे वो लिखेंगे 1। ठीक है। सेकंड सुपर डायगोनल के लिए बाकी वांदा वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी एम टेबल के लिए, वो स्लाइड 11 और 12 पे डिटेल में बताई हुई है, इनको देख लीजिएगा। और रिजल्टेंट जो टेबल है सेकंड सुपर डायगोनल को फिल करने के बाद वो आपको स्लाइड नंबर 13 पे नजर आ रहा होगा। आइए वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यूज जो है वो किस तरह से आपने फिल की हुई है। आपको सेकंड सुपर डायगोनल जो है वो फिलअप नजर आ रही है, दैट इज 88, 104, 78। और इनके जो मुतलका स्प्लिट बने थे वो स्प्लिट आपको स्लाइड नंबर 20 पे आप देख सकते हैं। पहले 88 वैल्यू के अगेंस्ट तो स्प्लिट हमने खुद भी देखा था, दैट वाज 1। बाकी दो वैल्यूज के अगेंस्ट जो भी स्प्लिट है वो मुतलका टेबल में, टेबल के में, जो कि स्लाइड नंबर 20 पे है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको तरतीब समझ में आ गई होगी। इस तरह आपने हर सुपर डायगोनल को फिलअप करते जाना है। हर दफ़ा जब आप एक सुपर डायगोनल फिलअप कर लेंगे तो उससे अगली सुपर डायगोनल में स्प्लिट जो है वो बढ़ जाएंगे। यानी अभी हमने सबसे पहली सुपर डायगोनल देखी थी 120 वैल्यू वाली, तो उसमें जिसको हम फर्स्ट सुपर डायगोनल कह रहे थे उसमें स्प्लिट एक ही था। फिर सेकंड सुपर डायगोनल जो 88 वैल्यू से स्टार्ट हो रही है और नीचे 78 तक जा रही है, उसमें स्प्लिट की तादाद एक से बढ़ के दो हो गई थी। और अब उसके ऊपर जो दो सेल आपको नजर आ रहे हैं वो थर्ड सुपर डायगोनल है, और फोर्थ सुपर डायगोनल में सिर्फ एक ही सेल है जो कि आपने फिलअप करना है। तो इनमें बिल तरतीब जो स्प्लिट होंगे वो 3 और 4 होंगे। बाकी तरीकाकार वैसे ही है, आने वाली स्लाइड्स पे ये तरीकाकार दिया भी हुआ है। आप ये जो स्टेप्स मैंने पहले बताया उन्हीं को फॉलो करते हुए आप इसको फिलअप कर लें। होपफुली आपको कहानी समझ में आ गई। इस तरह से आपने ये बाकी मानदा सुपर डायगोनल्स फिल करते हुए फाइनल मैट्रिक्स जो है वो डिराइव करनी है, जो कि यहाँ पे आपको अगली स्लाइड्स पे कैलकुलेट करते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो 18th नंबर स्लाइड पे आपको फाइनल जो मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स, वो नज़र आ रही होगी, उसको देख लीजिए। और इन सब वैल्यूज़ को जो कि यहाँ पे इसके अंदर लिखी हुई है इनको वेरीफाई भी कर लीजिए और कैलकुलेट भी कर लीजिए। अगर आपने एक भी डायगोनल फिल आउट कर ली तो अगली डायगोनल फिल आउट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे आपको फाइनल कास्ट मैट्रिक्स या एम मैट्रिक्स जो है वो नज़र आ रही है। इसमें देखें तो तमाम सुपर डायगोनल जो है वो फिलअप कर ली गई हैं। और 19th स्लाइड पे जो आपको अरेंजमेंट दी गई है वो बेसिकली इस चीज़ को शो कर रही है कि एम मैट्रिक्स में वैल्यूज जो है वो किस तरतीब से आपने फिलअप करनी है। तो जो 19वीं स्लाइड पे तरतीब दी गई है उसको आप स्प्लिट टेबल के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये बेसिकली 19वें टेबल पे दी गई तरतीब इस बात को शो कर रही है कि आपने एम मैट्रिक्स की वैल्यूज को किस ऑर्डर में जो है वो फिलअप करना है। ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आती 19वीं स्लाइड वाली तो आप बस उसको डिलीट कर दीजिएगा या स्किप कर दीजिएगा। उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपने एम मैट्रिक्स को किस तरतीब में फिलअप करना है। उसके बाद 20th स्लाइड पे आपको जो मतलब का स्प्लिट्स हैं इन एम मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के अगेंस्ट वो भी दिखाए गए हैं, उनको भी ज़रा देख लीजिए। ये आपको स्प्लिट टेबल नज़र आ रहा है। इसमें देखें पहली जो सुपर डायगोनल है उसमें जैसे मैंने बताया था स्प्लिट तरतीब तरतीब से होंगे।
1 2 3 4। उसके बाद जितने भी सुपर डायगोनल है उसमें कोई तरतीब नहीं है, स्प्लिट जो है वो रैंडम तरीके से आए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वो स्प्लिट जो है वो आपने मेंशन कैसे करने हैं या डिटरमिन कैसे करने हैं वो भी मैंने तरीक़ेकार आपको डिटेल में बता दिया था। तो ये बेसिकली जो है ऑप्टिमल ऑर्डर फाइंड आउट करने का पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लेना है। यानी ये आपका अभी पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है कि आपने दो टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिए, एक एम टेबल और एक के टेबल। इसके बाद अब आपने वो ऑप्टिमल ऑर्डर जो है वो डिराइव करना है, जिसके जरिए ये पता चलेगा कि वो कौन सा ऑप्टिमल ऑर्डर है जिसमें अगर हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो आपको कम से कम करने पड़ेंगे। तो इसके बाद चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी, तो अब हम बढ़ते हैं कि ऑप्टिमल ऑर्डर जो है वो कैसे डिराइव करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको स्प्लिट टेबल की टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर में पड़ी हुई वैल्यू को देखना होगा। उसके बाद आप अपने सामने एक ब्लैंक पेज रखें। यहाँ पे ये जो स्लाइड नज़र आ रही है, ये स्लाइड ऑलरेडी ही स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट एक ऑर्डर भी आपके सामने लिख दिया गया है, तो इसलिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप एक ब्लैंक पेज ले लें, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप उस ब्लैंक पेज के ऊपर करते जाएंगे तो ये ट्री जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे बना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑप्टिमल ऑर्डर डिराइव करने के लिए इस तरह का ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसमें टॉप मोस्ट रूट की वैल्यू क्या होगी वो आपने लेनी है। स्लाइड नंबर 20 पे जो स्प्लिट टेबल है उसमें जो टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर में वैल्यू पड़ी हुई है स्प्लिट की, वो आपने लेनी है। वो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3। ये 3 आपने लिख लेना। अब मैं यहाँ पे साथ में ये भी बताता चलूँ कि इस 3 का मतलब और मकसद क्या है। इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल 5 मैट्रिसेस थी। तो पहला स्प्लिट आपके पास कहाँ लगेगा, अगर आपके पास 5 मैट्रिसेस हों तो पहला स्प्लिट जो है वो पहले स्प्लिट जो है वो पहले स्टेप पे 3 पे लगेगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 मैट्रिसेस रह जाएंगी, A1 A2 और A3, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 2 मैट्रिसेस रह जाएंगी, A4 और A5। बस आपने सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक स्टेप किया है, दैट इज आपने रूट नोड की वैल्यू जो है वो 3 लिखी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ट्री में नीचे जो वैल्यूज है ये कैसे डिराइव करनी है ये अभी मैं बताता हूँ। अब आपको जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट साइड पे 3 मैट्रिसेस रह गई हैं आपके पास, A1 A2 और A3।
तो इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंस क्या बना 1,3। तो अब आप 20th स्लाइड पे जो 1,3 रेफरेंस है वहाँ पे जाके देखिए स्प्लिट क्या पड़ा हुआ है। तो अब अगर वहाँ पे जाके देखेंगे तो स्प्लिट आपको क्या नज़र आएगा 1। तो अब देखें 3 के लेफ्ट साइड पे हमने क्या लिखा 1। जी हाँ बिल्कुल 1। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, उसमें स्प्लिट कहाँ पे आ गया 1 पे। तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही मैट्रिक्स रहेगी विच इज़ A1। तो उसको हम लेफ्ट साइड पे ऐसे ही एज इट इज़ अपेंड कर देंगे। लेकिन इसी के राइट साइड पे दो मैट्रिसेस अभी रह जाती हैं, वो कौन कौन सी है A2 और A3। अब आप A2 3 से मुराद क्या है कि स्प्लिट टेबल में जाके 2,3 रेफरेंस पे जाके देखेंगे स्प्लिट कौन सा पड़ा है। तो वहाँ जाके आप गौर से देखेंगे तो स्प्लिट कौन सा पड़ा है 3, ओ सॉरी 2। तो अब यहाँ पे देखें 1 के राइट साइड पे आपको क्या वैल्यू नज़र आ रही है 2। अब क्योंकि इसके भी लेफ्ट और राइट साइड पे आपके पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स रह गई है, तो जब एक मैट्रिक्स रह जाएगी वो आप वहाँ पे लेफ्ट या राइट एज के तौर पे अपेंड कर देंगे। तो लेफ्ट एज पे अगर हम 2 पे स्प्लिट करें, दो मैट्रिसेस हैं उनको दरमियान में डिवाइड करें यानी A2 और A3 उनको दरमियान स्प्लिट करें यानी उनको दोनों को अलग करें दरमियान में काट के। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बचेगी मैट्रिक्स A2, राइट साइड पे क्या बचेगी मैट्रिक्स A3। ठीक है। अब ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सारी मुकम्मल कर ली, ट्री जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा बना लिया। अब ट्री के राइट हैंड साइड का हिस्सा हमारे पास इस वक्त नहीं है, अगर आप ब्लैक पेज पे साथ साथ बना रहे हैं। अब हमारे पास 3 के बाद यानी जो रूट नोड की वैल्यू है राइट साइड पे मैंने क्या बताया था कि कितनी मैट्रिसेस बची बचती हैं 2, 4 और 5। तो अगर 4,5 रेफरेंस पे जाके देखें तो स्प्लिट क्या पड़ा हुआ है आपको नज़र आएगा 20th स्लाइड पे, वहाँ पे पड़ा हुआ है 4,5 रेफरेंस पे यानी 4th रो और 5th कॉलम में जाके देखें तो वहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 4। तो 3 के राइट हैंड साइड पे आपने 4 की वैल्यू अपेंड कर देनी है। अब जब दो ही मैट्रिसेस हैं आपके पास, एक A4 और एक 5, दोनों को दरमियान में से आप काट दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या बचेगी A4 और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगी A5। ये इस तरह से आपने ट्री बना लेना है स्प्लिट टेबल की मदद से। और उसके बाद अब आपने बॉटम अप फैशन में इनको पैरेंथेसाइज करते जाना है। सबसे जो पहली पैरेंथेसाइजेशन होगी वो होगी A2 और A3 की। तो आपने A2 और A3 को इकट्ठा लिखना है और उनके गिर्द जो है वो पैरेंथेसिस जो है वो डाल देनी है। यहाँ पे आपको ऊपर ये आर्डर जो है वो नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद ऊपर वाले स्टेप पे जाएंगे तो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहे तो आपके पास मैट्रिक्स यहाँ लिखी हुई है A1। तो वो आप यहाँ पे अपेंड कर देंगे और उसके साथ एक और पेयर ऑफ पैरेंथेसाइजेशन जो है वो डालेंगे। तो अब देखें तो A1 से पहले एक ब्रैकेट लग गई छोटी ब्रैकेट और A3 के बाद एक और ब्रैकेट लग गई। पहले तो लगी हुई थी एक और ब्रैकेट लग गई। तो अब ये आपके पास जो है वो दो ब्रैकेट्स हो गए A3 के बाद। उसके बाद अब लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब आप राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास जो है दो मैट्रिसेस है A4 और A5। उन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करके उनको छोटी ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है। और एंड में इन तमाम के गिर्द जो है वो एक और छोटी ब्रैकेट का पेयर जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह से ये ऑप्टिमल आर्डर जो है वो हमने निकाल लिया कि सबसे पहले हम A2 और A3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको A1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम A4 और A5 के रिजल्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और हमारे पास जो है मतलूबा मल्टीप्लिकेशन की सूरत में जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है टोटल कितने ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास आएगी 160, जो भी हमारे पास एम टेबल में वो वैल्यू निकली थी जो कि हाईलाइटेड भी है येलो कलर से। इसके बाद इसकी कुछ डिटेल दी हुई है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, वो देख लीजिएगा। होपफुली ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप क्यूरीज कर लीजिएगा।